Hello everybody, my name is Seema Agrawal and you are watching my YouTube channel Learning is Fun। आज हम क्लास 8 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं डिजीजेस एंड फर्स्ट एड। इसका आज पार्ट 1 हम कवर करेंगे जिसमें हम डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे कि डिजीजेस क्या होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं और किस तरह से आप स्प्रेड ऑफ डिजीजेस को रोक सकते हैं। ठीक है, हम इसमें थोड़ा सा वैक्सीनाइजेशन को और इम्यूनाइजेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको फर्स्ट एड के बारे में बताऊंगी। तो फर्स्ट एड जो फर्स्ट एड है उसका जो हमारा वीडियो होगा वो नेक्स्ट वीडियो बनेगा। इस वाले वीडियो में पार्ट 1 में हम डिजीजेस डिस्कस करेंगे, जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में है उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हम लोग डिजीजेस को कवर करने वाले हैं। इसमें हम कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंतर्गत हम लोग इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, HIV के बारे में पढ़ेंगे। कौन से पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से ये डिजीज होती है। इसके अलावा सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि हमको ये बीमारी हो गई है। प्रिवेंशन क्या है, किससे से हम इस डिजीज से बच सकते हैं या अपनों को बचा सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। फिर हम वेक्टर क्या होता है इसको स्टडी करेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीजेस इन जनरल भी देखेंगे। आमतौर पे हम बाकी सारी बीमारियों से किस तरीके से अपने को आपको बचा सकते हैं वो देखते हैं। वैक्सीन्स के बारे में पढ़ेंगे। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या होता है और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है ये भी हम देखेंगे। और हार्मफुल इफेक्ट क्या है ऑफ कंज्यूमिंग टोबैको, ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड टेकिंग ड्रग्स। यहाँ तक के पॉइंट हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट एड देखेंगे। फर्स्ट एड का मीनिंग क्या होता है और फॉलोइंग कंडीशंस या फॉलोइंग केसेस में हम लोग पेशेंट को क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में तो हम स्टिल हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कंज्यूमिंग टोबैको, ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड टेकिंग ड्रग्स यहाँ तक पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेल्थ। आपको पता है कि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने हेल्थ की डेफिनेशन दी है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से हेल्दी कब कहलाता है या हम कब कह सकते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी है, जब हम फिजिकली फिट हो। मतलब हमको कोई किसी प्रकार का बुखार नहीं है, कोई सर दर्द नहीं है, कोई पेट दर्द नहीं है, सारा सिस्टम अच्छे से फंक्शन कर रहा है, हमारे को एक्सटर्नल कोई इंजरी नहीं है, इंटरनल ऑर्गन्स भी हमारे अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, तो फिजिकली हम लोग फिट हैं। फिर सेकंड, हम मेंटली भी फिट हैं। मतलब हमको किसी प्रकार का डिप्रेशन नहीं है, एंजाइटी नहीं है, नर्वसनेस नहीं है, मतलब हमको कुछ मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, कोई ट्रॉमा नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। और सोशल वेलबींग भी है हमारी, यानी कि हम सोशली भी वेल बिहेव्ड हैं, दूसरों के साथ मिक्सअप होने में हमको कोई फोबिया नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है। तो हम इसको ही अकॉर्डिंग टू WHO इसी को हेल्थ बोलते हैं। तो हेल्थ का मतलब होता है कंप्लीट पैकेज ऑफ वेलनेस, यानी कि आप फिजिकली भी फिट हैं, मेंटली भी फिट है और सोशली भी फिट है। सिर्फ आपको कोई बीमारी नहीं है या आपकी बॉडी में कोई इन्फॉर्मिटी नहीं है, यानी कोई कमी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हेल्दी हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति सामने से आपको बिल्कुल हेल्दी दिख रहा हो, मतलब उसको कोई बीमारी नहीं है और किसी प्रकार की इन्फॉर्मिटी नहीं है, तो आपको लगेगा तो वो हेल्दी है। लेकिन हो सकता है उसको मेंटली वो डिप्रेस्ड हो, है ना। कितने सारे केसेस होते हैं जिसमें सामने वाला व्यक्ति सामने से तो हमको हेल्दी दिखता है, बॉडी वगैरह से देख के अच्छा फिट दिखता है, लेकिन उसको किसी प्रकार का स्ट्रेस होता है या डिप्रेशन होता है या नेगेटिविटी होती है ना। तो इससे क्या होता है, फिर वो व्यक्ति हेल्दी नहीं कहलाएगा। तो अगर आपको किसी भी व्यक्ति को हेल्दी बोलना है तो उसको फिजिकली तौर पे फिट होना चाहिए, अपने एज के हिसाब से उसकी हाइट हेल्थ हो, है ना। और मेंटली उसको फिट होना चाहिए और फिर सोशली भी उसको वो वेल बिहेव्ड होना चाहिए, उसको अच्छे से अपनी सोसाइटी में मिंगल होना आना चाहिए। इसको हम हेल्दी पर्सन बोल सकते हैं, राइट। An important implication of this definition is that mental health is more than just the absence of mental disorders or disabilities. इसका ये जो डेफिनेशन WHO ने दी है, इसका मेन फोकस ये है कि मेंटल हेल्थ का मतलब होता है, मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, मतलब आपको कोई मेंटल बीमारी नहीं है या कोई डिसेबिलिटी नहीं है, इसका मतलब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। बहुत से लोग होते हैं जो फिजिकली और मेंटली फिट दिखते हैं लेकिन वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं या उनको बहुत ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है या बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज होते हैं, तो फिर ये व्यक्ति भी हेल्दी नहीं कहलाएगा, है। तो हेल्दी होने के लिए क्या जरूरी है कि आप फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है और सोशली फिट है, राइट। तो ये आपकी हेल्थ की बहुत अच्छी डेफिनेशन है, WHO के द्वारा दी गई है, उसको अच्छे से आप लर्न करिए।
जो इंसान की जो हेल्थ होती है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक इंट्रिंसिक फैक्टर्स से होते हैं, यानी कि हम इंटरनल फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, और दूसरे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं जिसको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति की जो हेल्थ होती है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसके इंटरनल फैक्टर्स पे और उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि इंटरनल फैक्टर्स या इंट्रिंसिक फैक्टर्स में आपकी आपकी एज रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, डीएनए आपको जेनेटिक रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, या कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है आपकी फैमिली में, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, तो ये सब चीजें आ सकती हैं। एक्सटर्नल फैक्टर से भी आपकी हेल्थ में असर हो सकता है। अगर आप अच्छे वेल वेंटिलेटेड हाउस में नहीं रह रहे हो, या हाइजीनिक कंडीशंस में नहीं रह रहे हो, या आपके खान पान में गड़बड़ी, या बहुत ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हो, न्यूट्रिशियस या वेल बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, तो भी आपकी हेल्थ में असर पड़ता है। या आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस है, या आप बहुत ज्यादा गरीबी से निकल रहे हैं, यहाँ पे आपको आप अच्छी लिविंग नहीं है आपकी, आप अच्छा हेल्दी फूड नहीं खा पा रहे हो, अच्छे साफ सुथरे कपड़े नहीं पहन पा रहे हो, तो ये भी कारण हो सकता है जो आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। या आप ऐसी जगह पर रहते हो या ऐसे एनवायरमेंट में रहते हो जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत प्रकार का है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, तो इसकी वजह से भी हेल्थ में असर हो सकता है। तो मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो किसी भी इंसान की हेल्थ 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटरनल फैक्टर्स, मतलब जिसका कारण हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि जिसका कारण बॉडी के बाहर यानी कि हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो हम इंटरनल फैक्टर्स को सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। ये फैक्टर्स हमारी बॉडी से ऑरिजिनेट होते हैं, जैसे हमारे जीन्स में कुछ प्रॉब्लम है, कभी कभी बहुत सारी बीमारी होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, ठीक है ना, जैसे हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। तो जो जीन्स में ये जो बीमारी है ये पीढ़ी जनरेशन बाय जनरेशन आती जाती है ना। और हो सकता है कभी हमको अपनी जनरेशन में मिले, या एक आध जनरेशन स्किप होके आगे वाली जनरेशन में बीमारी के लक्षण आ जाते हैं या देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें इंटरनल फैक्टर्स के अंतर्गत आती हैं। अगर आपको कोई भी बीमारी है जिसका कारण जीन्स है, आपके जेनेटिक्स जिसका कारण है, तो वो इंटरनल फैक्टर्स कहलाएगा। उसी तरीके से एज रिलेटेड भी हमको बहुत सारी बीमारी आती है, जैसे कि हमको चीजें भूलने की आदत हो जाती है, या हमारे हाथ पैर में कंपन आ जाता है, या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, या हमारे जो लिम्स होते हैं या बोन्स होती हैं, मसल्स होती हैं, वो वीक हो जाती हैं। तो ये भी इंटरनल फैक्टर्स के अंदर या इंट्रिंसिक फैक्टर्स के अंदर आता है। जेंडर रिलेटेड भी बहुत सारी बीमारी होती है। और नेक्स्ट है डिजीज स्टेट। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हेल्दी नहीं हो पाती है। कुछ इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, कुछ डिजीजेस के एग्जाम्पल जो कि जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से होते हैं, वो है कार्डियक फेलियर, है ना, कि अगर आपका हार्ट अच्छे से नहीं फंक्शन कर रहा है, या आपके हाथ के मसल्स को अच्छे से ब्लड नहीं सप्लाई हो रहा है, तो कार्डियक फेलियर होना के चांसेस हैं। कि आपकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो किडनी फेलियर है। या सिकल सेल एनीमिया, यानी कि जो आपका जो आरबीसीज है उसका शेप सिकल के हिसाब के शेप की तरह हो गया, और ऑक्सीजन की सप्लाई को प्रॉपर नहीं दे पा रहा है। या मायोपिया है, आपके आई में डिफेक्ट है और आपको दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ पास की चीजें दिखाई दे रही है। तो ये सारे जो कारण होते हैं, ये सारे जो हेल्थ इश्यूज आते हैं, ये हमारे इसका कारण जो होता है हमारे बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। हमारी बॉडी का ऑर्गन ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हेल्दी नहीं है, या हम किसी डिजीज के शिकार हैं, है ना। जैसे कि इसमें दिखा रहे हैं कार्डियक फेलियर पहले पिक्चर में, है ना। फिर नेक्स्ट में किडनी फेलियर, किसी कारण से किडनी फेलियर है। या आप देख रहे हैं आरबीसी वैसे इस तरीके के शेप का होता है, लेकिन अगर वो सिकल के शेप का हो जाएगा तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती, ऑक्सीजन की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है, जिसको हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। और इससे हीमोग्लोबिन की कमी भी रहती है, और मायोपिया यानी कि आपकी आई में डिफेक्ट आ जाता है, और आपको दूर की चीजें अच्छे से नहीं दिखती हैं। ठीक है, फिर उसी प्रकार से एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में क्या हुआ, ये फैक्टर्स ओरिजिनेट करते हैं हमारी बॉडी के बाहर, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में, या हमारे कल्चर में, या हमारे लाइफस्टाइल में कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं। ठीक है, या तो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, या फिर कल्चर ऐसा है कि पता चला कि बॉयज को ज्यादा हेल्दी डाइट दी जा रही है, गर्ल्स को कम दी जा रही है, तो उसकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है ना, ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होती, एज अप्रोप्रिएट नहीं होती है। या हमारी लाइफस्टाइल पुअर है, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा बैठे रहते हैं, बहुत ज्यादा सिटिंग जॉब करते हैं, या लेजी हैं, पूरा दिन लेटे लेटे निकालते हैं, ज्यादा हम फुट वर्क या फिजिकल लेबर नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी हमको बहुत सारी बीमारी हो आती है, जो कि बहुत सारी है आज के डेट में। तो जितने भी डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, ये सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जिनका कारण है
एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि ये जो कारण है वो हमारे बॉडी के बाहर के कारण है, मतलब एनवायरनमेंट में हमारा खान पान गलत है जिसकी वजह से हमको ये प्रॉब्लम आती है ना। तो जैसे मैंने बताया कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपकी डाइट हो सकती है, आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो जिसकी वजह से बीमारी हो जाती है ना। जब बच्चे प्रॉपर डाइट नहीं लेते तो उनको क्वाशिकोर या मैरास्मस जैसे प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें उनका क्वाशिकोर में तो क्या होता है, इसमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, उनका बच्चों का पेट फूला हुआ हो रहता है, बाकी पूरा जो हिस्सा होता है वो बहुत पतला हो जाता है, रिब्स वगैरह बहुत दिखती हैं। मैरास्मस भी छोटे बच्चों की बीमारी है, ये भी पुअर डाइट की वजह से होती है। ठीक है। फिर स्मोकिंग भी एक कारण हो सकता है, जैसे आपको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आप एक्टिव स्मोकर भी हो सकते हैं, मतलब आप खुद स्मोक कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके लंग्स खराब हो सकते हैं। ठीक है, आपका हार्ट फेल हो सकता है, या आप पैसिव स्मोकर भी हो सकते हैं, मतलब आपकी फैमिली में कोई बहुत ज्यादा स्मोक करता है जिसका धुआं आप कंटिन्यूअसली इनहेल कर रहे हो, जिसकी वजह से भी आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, मतलब आपको भी रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है किसी दूसरे की वजह से। मतलब स्मोकिंग आप नहीं कर रहे हो, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति के साथ आप घर में रह रहे हो जो बहुत स्मोक करता है, या आप ऐसे पॉल्यूटेड शहर में रह रहे हो जहाँ पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज का धुआं वगैरह निकलता है, या ऑटोमोबाइल्स का धुआं बहुत होता है, तो उसकी वजह से भी हमको रेस्पिरेटरी इलनेस होने का चांसेस रहता है। दूसरा जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है वो अल्कोहल है ना। वो तो सभी जानते हैं कि अल्कोहल पीने से बॉडी के धीरे धीरे बहुत सारे ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। माल न्यूट्रिशन मतलब होता है जब आप वेल बैलेंस डाइट नहीं लेते हो, आपके खाने पीने में कोई ना कोई की कमी होती है, कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर नहीं है, या प्रोटीन्स नहीं है, मिनरल्स विटामिन नहीं है, या वाटर सफिशिएंट नहीं ले रहे हो आप, तो आपको उस वजह से प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से कुछ बीमारियां हो जाती हैं। उसी तरीके से वाटर डिप्राइवेशन से भी बहुत सारी बीमारी होती है ना, जैसे डिहाइड्रेशन हो जाता है, अगर आप वाटर बहुत कम ले रहे हो आपकी किडनी में स्टोन्स बन जाते हैं, है ना, अगर आप पानी प्रॉपर नहीं ले रहे हो। उसी तरीके से जो एनवायरमेंट में पॉल्यूटेंट्स हैं किसी भी प्रकार के, है ना, तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। या आपने कोई ऐसा सब्सटेंस लिया है, जैसे टोबैको लिया है, या ड्रग्स लिया है, या अल्कोहल लिया है, जो कि आपकी बॉडी को धीरे धीरे खराब कर देता है। ठीक है, तो ये सारे जो जो हमने फैक्टर्स लिए हैं, डाइट, स्मोकिंग, अल्कोहल, माल न्यूट्रिशन वगैरह, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिससे आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। इससे होने वाली कुछ डिजीजेस का नाम है जैसे क्वाशिकोर, जैसे हमने इसमें देखा, मैरास्मस ये देखा, या नाइट ब्लाइंडनेस भी हो जाता है, मतलब आपको रात को साफ नहीं दिखता। इस पिक्चर में देखो, नॉर्मल व्यक्ति होगा उसको रात में इस तरह से दिखाई देगा, लेकिन जिसको नाइट ब्लाइंडनेस होगी ना उसको अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा, उसको क्लियर साफ साफ नहीं दिखाई देता है। तो ये भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो सकती है बीमारी, राइट। डिजीजेस, अब डिजीज की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो क्या हो सकता है, अ डिजीज इज अ कंडीशन दैट कॉजेज अ डिस्टरबेंस इन द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द बॉडी और माइंड। डिजीज वो कंडीशन है जिसकी वजह से आपके बॉडी और या माइंड को फंक्शन करने में कुछ ना कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, मतलब आपका बॉडी, आपका शरीर या आपका माइंड प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब आप बीमार हैं। ठीक है, आप ढंग से सोच नहीं पा रहे हैं, या अपने वर्क में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या आप अपने रोजमर्रा के काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, यानी इसका मतलब क्या है कि आपको किसी प्रकार की इलनेस है या डिजीज है। ठीक है। इट कैन बी अ डेविएशन फ्रॉम द बॉडीज नॉर्मल स्टेट, आम तौर पे आप जैसे रहते हैं उससे हटकर है। सपोज करो आपको बहुत ज्यादा कोल्ड कफ हो रहा है ना, अब बहुत ज्यादा स्नीजिंग आपको हो रही है, या कफिंग हो रही है, इसका मतलब आप नॉर्मल नहीं है। या आपको फीवर बहुत है, आपका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई है या बहुत लो है, या आपके पेट में दर्द हो रहा है या सर के में दर्द हो रहा है, तो नॉर्मल स्टेट तो नहीं कहलाएगा ना, इसका मतलब आपको कोई डिजीज है, कोई बीमारी है। इट कैन बी स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट और बीइंग अनवेल, मतलब कुल मिलाकर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप अपना नॉर्मल फील नहीं कर रहे हो, आपको फ्रेशनेस नहीं लग रही, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ कमजोरी है। कभी कभी क्या होता है, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमको अंदर से लगता है, हम थर्मामीटर से टेम्परेचर ले रहे हैं, टेम्परेचर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हमको एहसास हो जाता है कि आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, यानी कि आप परफेक्ट शेप में नहीं हो, या तो फिजिकली या मेंटली, राइट। तो इसको हम डिजीज कहते हैं। इट कैन बी एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स, जब भी कोई बीमारी हमको होती है तो उसके कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण होते हैं जिससे देखने से पता चल जाता है कि हमको डिजीज है। सपोज करो कि अगर हमको कोल्ड एंड कफ है तो हमको या तो आपको वो होगा, क्या होगा, खांसी आपको आएगी, या आपको नाक से नाक बहती है, रनिंग नोज रहती है ना, या आप खांसते हो, या आपको थ्रोट में इन्फेक्शन होता है, या थ्रोट में आपको अजीब सा लगता है ना, खराश होती है, तो इससे पता चल जाता है कि नहीं, थोड़ा कोल्ड कफ हो गया हो, या हल्का सा बॉडी वार्म फील होती है। तो हमेशा कभी भी हमें कोई बीमारी होती है तो उसके कुछ साइंस और सिम्टम्स होते हैं जिससे हमको ये पता चल जाता है कि अच्छा शायद हमको ये बीमारी हो सकती है, जिसकी वजह से फिर हम चेक करवाते हैं डॉक्टर को, जो हम बताते हैं, तो डॉक्टर्स इन्हीं सिम्टम्स और साइन को जज करके ये इस नतीजे पहुंचता है कि आपको क्या बीमारी है, राइट।
सिम्टम्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, कभी कभी भी कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी के लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे आपको, अगर आपको कोल्ड हो गया है तो आपको खांसी आ रही है या छींकें आ रही है या नाक बह रही है, इससे पता चलता है कि आपको कोल्ड हो गया है ना? अगर सपोज करो को आपको किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, तो हो सकता है आपके पैरों में सूजन रहे, है ना, यूरिन अच्छे से पास नहीं हो, या आपके हाथ पैर काले पड़ रहे हैं। तो ये कुछ इंडिकेशंस होते हैं, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं, जो ये बता देते हैं कि आपको कोई बीमारी है। तो सिम्टम्स मतलब होता है किसी भी बीमारी के लक्षण जो हमारे शरीर में दिखाई दे रहे हैं। सिम्टम्स आर द फिजिकल और मेंटल एक्सपीरियंसेस दैट इंडिकेट अ पर्सन में हैव अ डिजीज और कंडीशन। कभी कभी मेंटली भी पता चल जाता है, हो सकता है हमको फिजिकल कुछ उसके लक्षण नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हमको लगता है, हमको अंदर से ऐसा फील होता है कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तब भी हम जाके डॉक्टर को चेकअप करवाते हैं कि ऑल्दो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमको कुछ प्रॉब्लम जैसे मुझे महसूस हो रही है, तो फिर डॉक्टर डिफरेंट टेस्ट कराते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी बीमारी हो सकती है ना? जैसे कि सिम्टम्स बताया कि अगर आपको कोई बीमारी होती है तो या तो आपको फीवर आएगा, या सर में दर्द हो रहा है जैसे हेडेक कहते हैं, कफ हो रही है, रनिंग नोज हो रहा है ना? या आपको डायरिया हो रहा है, मतलब लूज मोशन हो रहा है, आपने कुछ गंदा खाना खा लिया है या पानी गंदा पी लिया है, या वॉमिटिंग और नोशिया है, मतलब आपको उल्टी हो रही है या उल्टी ऐसा लग रहा है, या आपकी स्किन में रैशेस हो गई हैं, या आपको इरिटेट आप हो रहे हो, वीकनेस लग रही है, इचिंग हो रही है, तो ये कुछ साइन है, कुछ लक्षण है जो ये बताता है कि आपके शरीर में कोई बीमारी आ गई है, आपको डिजीज हो गई है, इलनेस हो गई है, जिसका इलाज कराना जरूरी है। ठीक है? जो डिजीज होती है इसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं। पहली है कॉन्जिनाइटल डिजीज। कॉन्जिनाइटल डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं जो बाय बर्थ प्रेजेंट रहती हैं, है ना? जब से बच्चा पैदा हुआ है, कभी कभी होता है ना, जैसे बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आपके बेबी के हार्ट में होल है ना, या इसकी तो सिर्फ एक किडनी है, या कुछ भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है ना? जैसे डाउन सिंड्रोम हो जाता है, कि पता चल जाता है डॉक्टर को कि ये मेंटली अनफिट है, नॉर्मल बेबी की तरह ये ग्रो नहीं करेगा फिजिकली या मेंटली। तो ये कुछ जो कॉन्जिनाइटल डिजीजेस होती हैं, ये वो डिजीजेस होती हैं जो बच्चे के जन्म से ही बच्चे के अंदर प्रेजेंट रहती हैं, है ना? दे कैन बी कॉज्ड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ये जो कॉन्जिनाइटल डिजीजेस होते हैं, इसके दोनों कारण हो सकते हैं, या तो आपकी जीन्स में कुछ गड़बड़ी होती है जिसकी वजह से ये बीमारियां आ जाती हैं। कभी कभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। सपोज करो कि जिस वक्त कोरोना फैला हुआ था, तो उस वक्त जो बच्चे हो रहे थे पैदा, तो उनमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो क्या हो रहा था, क्योंकि वो एनवायरमेंटल फैक्टर, क्योंकि एनवायरमेंट में इतना इन्फेक्शन फैला हुआ था कि उसके लक्षण जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें भी देखने को मिल रहे थे। तो कॉन्जिनाइटल डिजीजेस का मतलब क्या होता है, जो डिजीजेस बाय बर्थ प्रेजेंट रहती हैं। कुछ एग्जाम्पल है कॉन्जिनाइटल डिजीजेस के, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, ये डाउन सिंड्रोम है ना, जिसको हम मेंटली रिटार्डेड बच्चा भी कहते हैं ना, तो वो कॉन्जिनाइटल डिजीजेस रहती हैं। ठीक है? ना हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया और एल्बिनिज्म, ये सारी के सारी जो बीमारियों के एग्जाम्पल दिए हैं, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे कॉन्जिनाइटल डिजीजेस है, यानी कि बच्चों में बाय बर्थ प्रेजेंट रहते हैं, और इसको हम कॉन्जिनाइटल डिजीज की कैटेगरी में डालते हैं। दूसरे प्रकार की जो डिजीज होती है वो एक्वायर्ड डिजीज होती है, यानी कि हमने अपनी लाइफ टाइम में इसको एक्वायर कर लिया। पहले हमारे अंदर ये बीमारी नहीं थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमको ये बीमारी लग गई। यानी कि जैसे कि सपोज करो कि हमको डायबिटीज हो गई, है, बाय बर्थ डायबिटीज नहीं थी, लेकिन जब हम बड़े हुए, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं रही, तो हमको डायबिटीज हो गई, या हम हाइपरटेंशन की शिकायत हो गई, या पहले हमें कभी हार्ट डिजीज नहीं थी, लेकिन बड़े होके हार्ट डिजीज हो गई। यानी कि आपने जीवन काल में इस बीमारी को आपने एक्वायर कर लिया, है ना, आपको हो गई, आपके गलत रहन सहन या गलत खान पान की वजह से, या कुछ इंटरनल फैक्टर्स या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण ये बीमारी आपको हो गई जब आप बड़े हुए, तो उसको एक्वायर्ड डिजीजेस कहते हैं। ठीक है? एक्वायर्ड डिजीज को फर्दर हम दो में डिवाइड करते हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। नाम से ही पता चल रहा है। पहले तो आप याद रखो कि डिजीज दो प्रकार की होती है, कॉन्जिनाइटल डिजीज जो जन्म जात होती है, यानी कि बाय बर्थ आपके अंदर होती है। दूसरी होती है एक्वायर्ड डिजीज, यानी कि लाइफ टाइम में आपको कभी ये बीमारी लग सकती है, जैसे कोल्ड कफ हो गया, किडनी में प्रॉब्लम हो गया, हार्ट में प्रॉब्लम हो गया, ये। अब एक्वायर्ड डिजीज को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। नाम से पता चल रहा है, कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है इन्फेक्शियस डिजीज होती है, मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से ये डिजीज फैलती है। ठीक है ना? ये डिजीज कुछ पैथोजेंस से होती है। पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस वो जर्म्स होते हैं जो कि डिजीज को फैलाते हैं। बीमारी को फैलाने वाले जो कीटाणु होते हैं वो पैथोजेंस कहलाते हैं। ठीक है? ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, फंगाई, प्रोटोजोन्स, वर्म्स, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से बीमारी हो सकती है। यानी कि अगर किसी को ये बीमारी है और आप उसके फिजिकल कांटेक्ट में अगर
अगर आते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हो या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हो, तो आपको ये बीमारी हो सकती है। तो ये कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज होती है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आपको जैसे ये कोल्ड एंड कफ है, अगर किसी को, या वायरल फीवर है, तो वायरल फीवर बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीज है। अगर आपकी फैमिली में किसी को वायरल फीवर है और आप उसके आसपास हैं, उसकी नैपकिन यूज कर रहे हैं, या सपोज करो उसके ग्लास से पानी पी लिया, या उसके पास ही आप बैठे हुए हो या सो रहे हो, तो बहुत चांसेस है कि उसकी, जब वो स्नीज करता है तो हवा में और वाटर में, फूड में उसके कीटाणु फैल जाते हैं और कुछ दिन के बाद आपको भी वायरल फीवर हो जाता है। तो वायरल ये मतलब कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं? ये वो डिजीज होती हैं जो कि एक हेल्दी पर्सन को दूसरे अनहेल्दी पर्सन से हो जाती है, मतलब पर्सन टू पर्सन जो तुम्हारी बीमारी फैलती है। जैसे कोरोना भी जो एग्जाम्पल था, वो कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज का था। ये आपकी हवा द्वारा भी फैल सकती है, पानी से भी फैल सकती है, फूड्स के द्वारा भी फैल सकती है, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे मलेरिया, आपको पता है अगर किसी पेशेंट को मलेरिया है और उसको मच्छर ने काट लिया, फिर वही मच्छर उड़ के किसी हेल्दी पर्सन को काट लेता है, तो उसे भी मलेरिया होने के चांसेस हो जाते हैं। यानी कि इंसेक्ट के द्वारा वो बीमारी फैल जाती है, या फिजिकल कांटेक्ट में आए किसी व्यक्ति के, है ना। तो कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, है ना। अगर कोई पेशेंट को टीबी का मरीज है और अगर आप उसके आसपास हैं, तो उसके टीबी के जो कीटाणु होते हैं वो हवा में या उसके पानी में आ जाते हैं। तो अगर जो जो उसके आसपास रहता है, बिना मास्क के और बिना सैनिटाइजर यूज करे उसकी चीजों को हैंडल करता है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि उस व्यक्ति को भी टीबी हो जाता है। ऐसे मलेरिया है या डायरिया है, ठीक है ना। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती हैं? जो कि ट्रांसफर नहीं होती है, जो पास ऑन नहीं होती हैं। यानी कि एक अनहेल्दी व्यक्ति से दूसरे अनहेल्दी व्यक्ति को ये स्प्रेड नहीं होगी। सपोज करो किसी के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, आप कितना भी उसके पास बैठ लो, कितना भी उसको हाथ टच कर लो, पानी पी लो, लेकिन अगर उसको हार्ट में प्रॉब्लम है तो आपके हार्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये कम्युनिकेबल नहीं है, ये वाली डिजीज कम्युनिकेबल नहीं होती है ना। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो होती है जो एक दूसरे से नहीं फैलती हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से नहीं फैलती हैं। वो आपका अपना ही प्रॉब्लम है ना, आपका कोई ऑर्गन नहीं काम कर रहा, तो वो आप ही का, जैसे कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो पास में बैठने से नहीं फैलती है। कैंसर अगर एक इंडिविजुअल को हो गया, अगर दूसरा व्यक्ति उस के बगल में बैठा है तो उसे भी कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज दैट इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो आप समझ गए। तो एक्वायर्ड डिजीज जो होती है दो प्रकार की होती है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती है, जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसमें एक एग्जाम्पल स्कर्वी लिखा है, लेकिन डायबिटीज हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, ये सारे के सारे तुम्हारे नॉन कम्युनिकेबल के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है। तो जैसे हमने अभी पूरा देखा कि डिजीज को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया है। कॉन्जिनाइटल डिजीज जो जेनेटिक होती है, बाय बर्थ होती है, जैसे कि हीमोफीलिया है या कलर ब्लाइंडनेस है। दूसरी होती है एक्वायर्ड डिजीज, जो आपको लाइफ टाइम में आपको अब कभी ना कभी आपको बीमारी ये लग जाती है। ये भी दो प्रकार की है, कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस, यानी कि जैसे कॉन्टेजियस, यानी कि ये तो बहुत ही जल्दी फैलता है। जरा आप उसको टच में, स्मॉल पॉक्स है, रिंग वॉर्म है, अगर अपने घर में अगर 2-3 बच्चे हैं, किसी एक बच्चे को स्मॉल पॉक्स हुआ, तो अगर हमने प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, तो घर के बाकी बच्चों को भी स्मॉल पॉक्स होने के चांसेस रहते हैं। मतलब ये वाली जो बीमारी होती है, या रिंग वॉर्म जो डिजीज होती है, स्किन रैशेस उसमें हो जाते हैं, ये बहुत ज्यादा हाईली कंटेजियस है। मतलब जरा भी अगर आपने लापरवाही करी और आप उसके कांटेक्ट में आएंगे, तो ये बीमारी आपको हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर नॉन कॉन्टेजियस भी होता है, जो इतनी तेजी से तो नहीं फैलता है, लेकिन फिर भी हाँ, फिर भी फैल सकता है। इसमें सॉरी मिस प्रिंटिंग है, मलेरिया है और ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज मैंने ये सब बताया, आपको जैसे बताया कि ये क्या होती है, ये पास ऑन नहीं होती है, स्प्रेड नहीं होती है। अगर एक व्यक्ति को ये बीमारी है तो उसी व्यक्ति को रहेगी, क्योंकि उसका इंटरनल मामला है। जैसे डीजनरेटिव या ऑर्गेनिक डिजीजेस, मतलब ये वो डिजीजेस है जैसे एज रिलेटेड है, या ऑर्गन फेल हो रहा है, किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा है, लंग्स फंक्शन नहीं कर रहा है ना, या बोन्स और मसल्स में डिफिशियंसी है जिसकी वजह से बीमारी है, तो अधिकतर हमको ओल्ड एज में देखने को मिलती है। तो ये सारी बीमारियां आपकी नॉन कम्युनिकेबल होती है, ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होती हैं। उसी तरीके से अगर आपकी बॉडी में किसी प्रकार की डेफिशिएंसी है ना, किसी भी विटामिन की या मिनरल्स की या प्रोटीन की, तो उसकी वजह से होने वाली जो बीमारियां होती हैं, जैसे स्कर्वी है, रिकेट्स है, एनीमिया है ना, ये सारी की सारी आपकी नॉन कम्युनिकेबल में आती हैं। एलर्जीज भी, जैसे हे फीवर वगैरह जो एलर्जीज है, ये भी नॉन कम्युनिकेबल में आती हैं। और कैंसर भी, जैसे मैंने बताया था कि नॉन कम्युनिकेबल के अंडर ये एग्जाम्पल है। तो ठीक है। तो डिजीज के दो पार्ट है, कॉन्जिनाइटल एंड एक्वायर्ड। फिर एक्वायर्ड के दो पार्ट है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। राइट।
आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। डिजीज कैन बी कॉज्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। बहुत सारे कारण हो सकते हैं बीमारी फैलने के। पहला कारण तो है पैथोजेंस, मतलब आपके एनवायरनमेंट में वो कीटाणु फैले हुए हैं, मतलब वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या प्रोटोजोन्स है आपके वातावरण में, आपके एनवायरनमेंट में, जो कि वो बीमारी कर रहे हैं, है ना। या तो आपके यहाँ जो हवा है वो पॉल्यूटेड है, या जो पानी आ रहा है वो गंदा आ रहा है, वो पॉल्यूटेड वाटर आप पी रहे हो, जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कीटाणु होते हैं जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति को बीमारी हो जाती है। जैसे गंदा पानी पीने से जैसे डायरिया हो जाता है, और टाइफाइड हो जाता है ना। तो वो उसी तरीके से वायरस की वजह से आपको वायरल फीवर हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये बीमारी हुई किनकी वजह से? पैथोजेंस की वजह से। तो एक फैक्टर जो है जिसकी वजह से बीमारी होती है वो होते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस के अंदर कुछ भी आ सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या प्रोटोजोन। फिर दूसरा कारण जो होता है जिसकी वजह से आप बीमार पड़ते हो, वो है लैक ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट। मतलब आप अच्छा भोजन नहीं ले रहे हो, आप हेल्दी फूड नहीं खा रहे हो। आप या तो सिर्फ रोटी खा रहे हो, या सिर्फ दाल खा रहे हो, या चावल खा रहे हो, सब्जी फल नहीं खा रहे हो। अगर आप न्यूट्रिशियस डाइट, वेल बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, तो भी बीमार पड़ने के चांसेस रहते हैं। हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई कमी आ जाती है। इसके अलावा होता है माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, यानी कि आपके बॉडी ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं। आपकी किडनी अच्छे से फिल्टर नहीं कर रही है चीजें, या लंग्स अच्छे से कैपेसिटी में वर्क नहीं कर रहे हैं, या हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इसकी वजह से भी आपको बीमारी लग सकती है। फिर जेनेटिक फैक्टर्स तो हमने बताया, हमारे जीन्स में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे सिकल सेल एनीमिया जो होता है उस वो हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, क्योंकि जो आरबीसीज होते हैं उनका शेप बाइकॉन्वेक्स की जगह सिकल के यानी कि हंसिया के रूप में होता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से ऑक्सीजन नहीं करता है, और वो बीमारी हो जाती है। ठीक है, इसी तरह हीमोफीलिया भी एक डिसऑर्डर है जो कि जेनेटिक होता है, जिसमें अधिकतर बॉयज को देखने को मिलता है, जिसमें जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा ब्लीड करता है, उसमें वो क्लॉटिंग नहीं होती है प्रॉपरली, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने के चांसेस होते हैं। ऐसे ही फिर नेक्स्ट फैक्टर है जिसकी वजह से बीमारी हो सकती है, वो है पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट। मतलब आप कोई दूषित एनवायरनमेंट में रह रहे हो, आप ऐसे शहर में रह रहे हो जहाँ पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, या ज्यादा साफ सफाई नहीं है, बहुत ज्यादा ऑटोमोबाइल्स वगैरह हैं, या गंदा पानी आ रहा है, गंदी हवा हावो हवा है। तो इसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे स्किन रैशेस हो जाते हैं, बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। जैसे हमको आए दिन न्यूज में देखने को मिलता है कि दिल्ली का AQI लेवल बहुत हाई है, यानी कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन है वहां पर। तो वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ब्रीथ करने में, और बहुत ज्यादा स्किन रैशेस वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट फैक्टर है जिसके वजह से आप बीमार हो सकते हो, वो ड्रग एडिक्शन। किसी प्रकार का नशा आप करते हो, आप टोबैको खाते हो, या आप सिगरेट पीते हो, या अल्कोहल पीते हो, तो उसके वजह से भी हमको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि आपको पैथोजन से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे पैथोजन कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और प्रोटोजोआ। इस वाले हमने लिस्ट में देख रहे हैं कि कौन से पैथोजन से कौन सी बीमारी होती है। जैसे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है कॉलरा, जैसे यानी कि जिसको हैजा कहते हैं, छोटे बच्चों को होता है, बहुत ज्यादा दस्त लगते हैं, उसमें लूज मोशन होते हैं। वूपिंग कफ, जिसको हम काली खांसी भी कहते हैं, बच्चा बहुत बुरी तरीके से खांसता है। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, टिटनस, लेप्रोसी, डिप्थेरिया, ये सारी की सारी बैक्टीरिया से बीमारियां होती हैं। वायरस से होने वाली बीमारी है मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स। ठीक है ना, ये सारी बीमारियां वायरस से होती हैं। फंगाई से होने वाली बीमारियां होती है फूड पॉइजनिंग, रिंगवॉर्म, एथलीट फूड, ये नाम है। और प्रोटोजोआ से होने वाली जो बीमारियां होती हैं वो अमीबिक डिसेंट्री, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस वगैरह होती हैं। ठीक है, तो ये जो है ये पैथोजन से होते हैं। अब ये कुछ कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में हम देख रहे हैं। जैसे कि इन्फ्लुएंजा है, आपको ये वाला चार्ट अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो पूछेंगे जो डिजीज इन्फ्लुएंजा है वो उसका एजेंट कौन है, किसकी वजह से होती है वो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होती है, और इसका प्रॉपर नाम है ऑर्थोमाइक्सो वायरस। ठीक है, जब ये इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो आपको बुखार आता है, यानी फीवर होता है, बॉडी एक यानी कि शरीर में दर्द होता है, बहुत ज्यादा खांसी होती है, आपके गले में खराश रहती है, इसको सोर थ्रोट कहते हैं, चिल्स यानी कि कपकपी लेके आपको ठंड लगती है। प्रिवेंट करने के क्या तरीके हैं? अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, कवर योर माउथ एंड नोज वेल कफिंग और स्नीजिंग, रेगुलरली सैनिटाइज योर हैंड्स एंड सराउंडिंग्स। जिस व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचें। अपने माउथ को, अपने नोज को आप मास्क के द्वारा कवर करें। आप जब भी खांस रहे हैं या स्नीज कर रहे हैं, ताकि एक दूसरे को इन्फेक्शन ना फैले, अपने हैंड्स को और अपने सराउंडिंग्स को सैनिटाइज करिए। उसी तरीके से नेक्स्ट जो बीमारी है वो है मीजल्स।
छोटे बच्चों में देखने को मिलती है और ये होती है रिबोला वायरस की वजह से। इसमें भी बहुत तेज बुखार आता है, रनी नोज होती है यानी कि नाक बहती है, स्किन में रैशेज आते हैं, फटीग यानी कि थकान लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख नहीं लगती है। इस बीमारी से बचने का एक तरीका है जिसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं। डेंगू जो होता है वो डेंगू जिसको एक्चुअली में एग्जैक्ट नाम तो उसका डेंगी है, लेकिन हम कॉमन भाषा में इसको डेंगू बोलते हैं। डेंगी जो होता है वो डेंगी वायरस से होता है, जिसको हम DENV भी बोलते हैं। इसमें बुखार आता है, थकान होती है, कपकपी लगती है, चिल्स होती है, रैशेज आ जाते हैं, आपकी आंखों में दर्द होता है, आपके जॉइंट्स में पेन होता है। ठीक है, तो इससे बचने का क्या तरीका है कि जहां पे भी मॉस्किटो ब्रीडिंग जो साइट्स है, यहाँ पे जहां पे भी मच्छर पैदा हो सकते हैं उसको हटाओ, पानी मत इकट्ठा होने दो, है ना, या पानी में आप डिटॉल या पेट्रोल वगैरह डाल के रखो ताकि मॉस्किटो के लार्वा वगैरह नहीं वहां पर पनप पाए। ठीक है, और मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज का इस्तेमाल करो, फुल स्लीव्स के आप कपड़े पहनो, क्योंकि जो डेंगू होता है वो मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, उसी तरीके से दूसरी बीमारी होती है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी चिकनगुनिया वायरस की वजह से होता है। इसमें भी सेम ही सिम्टम्स है लगभग, फीवर है, फटीग है, हेडेक है, सीवियर पेन है और आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग है। इसमें तो चलना फिरना मूव करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी उससे बच सकते हैं, अपने आप को मच्छर से बचाओ तो काफी हद तक आप इस वायरस से बच सकते हैं। एड्स इसका फुल फॉर्म याद रखना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म। ये भी एक HIV वायरस की वजह से होता है। HIV का भी फुल फॉर्म याद रखना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसकी वजह से आपको बुखार लगता है, थकान होती है, आपका वेट लॉस बहुत जल्दी से होता है, आपके लिम्फ ग्लैंड्स में स्वेलिंग होती है ना, आपके माउथ में भी छाले होते हैं और जेनाइटल्स जो होते हैं वहां पे भी आपको स्वेलिंग रहती है। तो इसका प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो नीडल्स जो डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा डिस्पोजेबल होने चाहिए। एक पेशेंट की नीडल दूसरे पेशेंट में कभी नहीं लगाने चाहिए। जो ब्लड होता है, आपको कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है या ब्लड चढ़ता है अगर, तो हमेशा टेस्ट किया जाता है कि ब्लड में उस व्यक्ति को एड्स तो नहीं है, क्योंकि अगर किसी को एड्स है और उसका ब्लड किसी हेल्दी पर्सन में चढ़ा देते हैं तो उस हेल्दी पर्सन को भी एड्स हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है, स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये देखने के लिए कि जिस व्यक्ति का खून चढ़ाया जा रहा है उस व्यक्ति को कोई इस प्रकार की बीमारी तो नहीं है। नेक्स्ट जो बीमारी का है वो मलेरिया है, जो कि प्लाज्मोडियम से होती है, जो एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। इसमें भी आपको बुखार आता है, थकान होती है, बहुत ज्यादा कपकपाहट करके बुखार लगता है, उल्टी सी महसूस होती है, इसको नौशिया कहते हैं, हेडेक होता है, मसल पेन होता है, डायरिया यानी कि लूज मोशंस होते हैं। इसमें भी वही है कि पानी को कहीं इकट्ठा मत होने दो, इंसेक्ट रिपेलेंट्स का यूज करो, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनो यानी कि मॉस्किटोज से अपने आप को बचाओ। तो ये कुछ कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेस है। इस चार्ट को अच्छे से तैयार रखना क्योंकि एग्जाम में इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, स्पेशली फर्स्ट 2 कॉलम में, है ना। फर्स्ट 2 कॉलम में तो ये पूछा जाएगा ये बीमारी का कॉजेटिव एजेंट क्या है, राइट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब बीमारी को फैलने के दो तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन और एक इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन मतलब डायरेक्टली उस इन्फेक्ट पर्सन के कांटेक्ट में आ रहे हो, है ना। occurs when the pathogen is transmitted directly from an infected person, जैसे कि मीजल्स है, चिकन पॉक्स है या फंगल इन्फेक्शन है, किसी को फंगल इन्फेक्शन है ना, आपने उसी की हैंकी यूज कर लिया, उसी का टॉवल यूज कर लिया, बहुत जाहिर सी बात है कि वो फंगल इन्फेक्शन आपको भी हो सकता है ना। उसी तरीके से किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी है और उसका वूंड, जिसका घाव है वो खुला हुआ है, और दूसरा कोई पर्सन अगर उसको आ जाए तो ये हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन उसे भी हो जाता है। ठीक है ना, तो ये भी एक तरीका है। ऐसे मीजल्स है, जो बच्चों में चिकन पॉक्स और मीजल्स की बीमारी होती है, इसमें अगर दूसरे बच्चे इस इन्फेक्टेड बच्चे के कांटेक्ट में आते हैं तो उसको भी इसके कीटाणु लग जाते हैं और उसको भी बीमारी होती है। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब होता है आप इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए और ये बीमारी आपको हो गई। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ये हुआ, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन मतलब है कि आप डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में ये नहीं आए, लेकिन किसी वेक्टर की वजह से, यानी कि कोई फ्लाइज, मॉस्किटो, टिक्स या डॉग्स की वजह से आपको वो बीमारी हो गई। जैसे कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड में जरूरी नहीं है आप उसके कांटेक्ट में आए, लेकिन कोई पेशेंट है उसे छींका, अब उसके जब उसे छींका तो उसके जो कीटाणु थे वो क्या हुआ, हवा में आ गए, वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो हवा में आ गए और उसी को आपने इनहेल कर लिया, तो वो साथ साथ में आप वो वायरस भी आपके अंदर चला जाता है, इन्फेक्शन में अंदर चला जाता है और आपको इस तरीके से आपको
आपको भी कोल्ड हो जाता है। दूसरा जैसे कि आपको दूसरा है जैसे मलेरिया, है ना? मलेरिया जरूर नहीं आपने मलेरिया जो पेशेंट है आप उसके कांटेक्ट में आए तभी आपको मलेरिया होगा। मलेरिया वाले पेशेंट को जब कोई मच्छर काट लेता है और फिर वही मच्छर आके आपको काट लेता है तो चांसेस आते हैं कि आपको भी मलेरिया हो जाएगा। तो ये तरीका है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का, मतलब आप उस इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में तो नहीं आए लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से बीमारी आपको लग गई। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, कॉलरा, डिसेंट्री वगैरह। ठीक है, तो इसमें भी हमने देखा इस पिक्चर में हम देख रहे हैं किस तरह जर्म्स ट्रांसमिट होते हैं। जैसे ड्रॉपलेट्स हम छींकते हैं तो हवा में वो कीटाणु आ जाते हैं। एयरबॉर्न हमारे हवा में दुनिया भर के बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई वगैरह होते हैं जिसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं। हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, जैसे कि कोरोना फैल रहा था डायरेक्ट कांटेक्ट में, किसी कोरोना अगर आपने उससे हैंडशेक किया या उसको टच किया तो उसके कीटाणु आपकी बॉडी में भी आ जाएंगे। ये बहुत कॉमन हो रहा था उस वक्त। इनडायरेक्ट कांटेक्ट से मतलब अगर उसने कोई चीज टच करी है पेशेंट ने, वही चीज आपने टच कर ली तो आपके अंदर भी ये जीवाणु आ सकते हैं। या तो वेक्टर बॉर्न हो सकता है, मतलब वो बीमारी किसी वेक्टर के द्वारा आई। वेक्टर को भी डिटेल में हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। फूड बॉर्न यानी कि खाने से कोई बीमारी फैलती है। सपोज जैसे आपकी कोई सब्जी में कोई कीड़ा है ना, वो सब्जी आपने खा ली, ढंग से अच्छे से कुक नहीं करी, अंडर कुक वेजिटेबल है ना, तो आपको बीमारी हो जाती है। अधिकतर फूड बॉर्न बीमारियां होती है मीट या एग वगैरह खाने से। जब अगर आपने किसी का भी मीट खाया, फिश खाई या आपने मटन या चिकन खाया, अगर उसको कोई इन्फेक्शन होगा और उसको उस मीट को आपने प्रॉपरली कुक नहीं किया तो वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में भी आ जाता है ना। ऐसे वाटर बॉर्न डिजीजेस, अगर वाटर आपका पॉल्यूटेड है, उसमें कोई इन्फेक्शन है, वही पानी आपने पी लिया, गंदा पानी पी लिया, तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं और जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। वेक्टर्स, जैसे मैंने बताया, वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट कर देते हैं। तो ये जो वेक्टर्स होते हैं इनको एक खुद को ये बीमारी नहीं होती है, बस ये यहाँ से कीटाणु उसने उठाए। जैसे सपोज करो कि किसी को इन्फेक्शन है, मच्छर ने उसे काटा, उसका इन्फेक्शन लिया, फिर जाके उसने हेल्दी पर्सन को काटा और उसमें वो इन्फेक्शन छोड़ दिया। यानी कि उसको खुद वो इन्फेक्शन नहीं हुआ लेकिन उसने एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कीटाणु को पहुंचाने का काम किया। इसको वेक्टर कहते हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या है वेक्टर्स की। वेक्टर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट कैरी एंड ट्रांसमिट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। वेक्टर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो माइक्रोब्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को, जिससे बीमारी हो सकती है, उन माइक्रोब्स को कैरी करता है और ट्रांसमिट करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ये वेक्टर आपका मच्छर भी हो सकता है जिसको मॉस्किटोज भी बोलते हैं, टिक्स और फ्लीज भी हो सकते हैं जो कि जानवरों के ऊपर जो कीड़े होते हैं ना उनको कहते हैं हम। ठीक है ना, जैसे मलेरिया बहुत कॉमन एग्जांपल है। बहुत सारे वेक्टर्स हैं जिनके काटने से हमको बीमारियां होती हैं, जैसे मॉस्किटो है, बाइटिंग फ्लाई है, या फ्ली है, या माइट है, या टिक है। इनमें से कोई भी कीटाणु है अगर आपको काटते हैं तो ये बीमारी फैला सकते हैं। उसी तरह से कैरियर वेक्टर्स होते हैं, जैसे हाउस फ्लाई है ना, जैसे आपने कोई भी ठेले से खाना खा रहे हो और मक्खी उस पे बैठी है, तो मतलब मक्खी नाली के पानी पे बैठ रही है, फिर वो आपके खाने में बैठ रही है, तो नाली से जो वो कीटाणु लाई उसने खाने में छोड़ दिए, वही खाना आपने ले लिया, तो वो कीटाणु आपके बॉडी के अंदर चले जाएंगे और आपको बीमारी हो सकती है। उसी तरह कॉकरोच से भी बहुत सारी बीमारी फैलती है, इसलिए समय समय पे हमें अपने घर में पेस्ट कंट्रोल कराना चाहिए ताकि इस तरीके से जो इंसेक्ट्स है वो हमारे घरों में पनप ना पाए। ठीक है ना। तो वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स आर कॉमन इंसेक्ट्स दैट कैरी एंड ट्रांसमिट डिजीजेस कॉजिंग बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैरासाइट्स। तो वेक्टर्स वो इंसेक्ट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट को ट्रांसमिट करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ठीक है। अब जैसे हमने पहली बीमारी देखी डेंगू। डेंगू जिसको हम कॉमनली बोलते हैं लेकिन इसका एग्जैक्ट नाम डेंगू होता है। जो डेंगू वायरस होता है ये ह्यूमंस में पहुंचता है जब उसको एक इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो काटता है। और ये फीमेल मॉस्किटो भी कौन सा? एडीज इजिप्टी मॉस्किटो। जब एडीज इजिप्टी मॉस्किटो नाम का मच्छर जो फीमेल है, अगर इसके अंदर कीटाणु है डेंगू के और उसने अगर हेल्दी पर्सन को काट लिया तो फिर वो ये कीटाणु उसमें छोड़ देता है। तो आपको इस पे क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि डेंगू जो होता है वो किसकी वजह से होता है? तो पहली बात तो मच्छर के काटने से होता है। कौन से मच्छर से काटने से होता है? एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के काटने से होता है। राइट। फिर नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया जो होता है वो पैरासाइट प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, जो कि एक एनोफिलिस मॉस्किटो होता है जिसके काटने से होता है। जब ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो किसी पेशेंट को काटती है जिसको मलेरिया है, तो उसके ब्लड से वो प्लाज्मोडियम नाम का जो पैरासाइट है उसको सक कर लेती है।
अब यही जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है किसी हेल्दी पर्सन में बैठता है तो वो ये प्लाज्मोडियम उसकी ब्लड में इंजेक्ट कर देता है और उसको भी मलेरिया हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से एक एलिफेंटियासिस या फिलेरियासिस नाम की एक बीमारी है जिसमें देखो पैर इस तरीके से सूज जाता है। इसको हम ये दो जैसे हाथी पाँव हिंदी में या नॉर्मल भाषा से हाथी पाँव कहते हैं। किस तरह कितना ज्यादा स्वेलिंग होगी, हाथी से उसका पैर फूल गया है। तो ये किसकी वजह से होता है? निमेटोड वॉर्म की वजह से होता है फिलारिसिस, जो कि फीमेल मॉस्किटो क्यूलेक्स के काटने से होता है। तो देखो ये तीनों बीमारियां मच्छर के काटने से हो रही हैं, लेकिन डेंगू किस मच्छर के काटने से हो रहा है? एडिस एजिप्टी मच्छर से। आपको मलेरिया किसे काटने से हो रहा है? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो से। और फिलारिसिस किसकी वजह से हो रहा है? क्यूलिक्स की वजह से। ठीक है ना। और इसका जो वर्म है वो निमोटोड है। दीज वर्म अफेक्ट द ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये जो वर्म होते हैं ये किसी हेल्दी पर्सन के ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम को बुरी तरीके से प्रभावित कर देते हैं, जिसकी वजह से इस प्रकार की स्वेलिंग आ जाती है और ये डेंजरस होता है। नेक्स्ट एक बीमारी है जिसको हम अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, और ये एक पैरासाइट ट्रिपैनोसोमा है, इसकी वजह से होता है। ये भी बॉडी में किस वजह से आता है? ये टिस्टिस फ्लाई की वजह से आता है। और ये जो फ्लाई होती है वो सब सहारन अफ्रीका में ही पाई जाती है, तो इसलिए अधिकतर वहीं के बच्चों को ये बीमारी देखने को मिलती है। राइट, जिसको हम कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। और इसका कीटाणु कौन सा है? ट्रिपैनोसोमा। और ये इस फ्लाई के काटने से फैलती है, और अधिकतर ये सब सहारन अफ्रीका में देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो बीमारी है वो है प्लेग। और प्लेग जो होती है फ्लीज की वजह से फैलती है। और फ्लीज वो कीटाणु होते हैं जो चूहे या माउस या स्क्विरल के ऊपर पाए जाते हैं। तो अगर आपने ऐसा खाना खा लिया है जो जिसको चूहे चूहे ने पहले खा लिया या जूठा कर दिया है, और चूहों के ऊपर अगर ये कीटाणु हुए फ्लीज के, तो वो ये कीटाणु क्या हो जाते हैं उस खाने पे छोड़ देते हैं, और वो खाना जब आप खा लेते हो तो आपको प्लेग हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से प्लेग फैलता है। राइट, तो ये कुछ कॉमन बीमारियां हैं जिसको आपको याद रखना है, जिसपे क्वेश्चंस आ सकते हैं। कुछ तरीके इन डिजीज से बचने के लिए, वेक्टर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के स्प्रेड को बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है तो इंसेक्ट रिपेलेंट्स का यूज करो। हम लोग जैसे ऑल आउट लगाते हैं, गुड नाइट लगाते हैं ताकि मच्छर ना हो, या ओडोमॉस लगाते हैं। ठीक है ना। उसी तरीके से चेक्स फॉर टिक्स आफ्टर बीइंग अराउंड एनिमल्स लाइक डॉग्स कैटल्स। आपके घर में अगर कोई पेट है तो देखो उसको कोई कीड़े तो नहीं लगे हैं, उसको वैक्सीनेशन कराओ, है ना। कैटल एटल को नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कीड़े लगे हैं तो उनसे आपको ये इन्फेक्शन फैलने का बहुत चांसेस रहते हैं। तो हमारे घर में अगर कोई पेट होता है तो हम उसका वैक्सीनेशन कराते हैं। और जनरल जो तुम्हारे जो स्ट्रे डॉग्स वगैरह होते हैं उनको टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगर उनके कीड़े लगे तो आपको बीमारी हो सकती है। उसी तरीके से मच्छरों से बचने के लिए आप नेट का इस्तेमाल करिए या इंसेक्ट रिपेलेंट का यूज करिए, ताकि कॉकरोच आपके घर में ना हो, मच्छर आपके घर में ना हो, चूहे ना आए, छिपकलियां ना आए, है ना, जिससे बीमारियां होती हैं। वॉश एंड ड्राई क्लोथ्स आफ्टर बीइंग आउटडोर्स। अगर आप बाहर ज्यादा हैं तो आप घर आके कपड़े बदलिए, अच्छे से उसको धोइए, अच्छे से धूप में सुखाइए, ताकि उसके अंदर कुछ भी कीटाणु जीवाणु वगैरह है वो तो खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। ठीक है। उसी तरीके से अगर आपके घर में बहुत ज्यादा पत्तियों का कचरा है या वुड पाइल्स है तो उसको भी आप हटाइए, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा कीड़े होने के चांसेस होते हैं, जिससे इन्फेक्शन आपको भी हो सकता है या मच्छर हो जाते हैं। पानी इकट्ठा मत होने दो, क्योंकि पानी इकट्ठा होता है तो मच्छर इसमें अंडे दे देता है और लार्वा होता है, जिसकी वजह से मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। उसी तरीके से घर में पेट्रोल उसका सॉरी डिटॉल का डिसइंफेक्टेंट्स का या आप पोछा लगवाइए, ताकि आपको इस तरीके से इन्फेक्शंस ना हो सके, इन्फेक्शंस की रोकथाम हो सके। ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे वेक्टर्स से बचने के। क्या मैकेनिज्म होता है, किस तरीके से आपको मलेरिया ट्रांसमिट होता है? बहुत इजी एग्जांपल आपको पता है, जैसे आप इससे डायग्राम से ही आप देख सकते हो। जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम की वजह से फैलता है। ठीक है। वायरस जो प्रोटोजोन है जिसकी वजह से मलेरिया हो रहा है वो प्लाज्मोडियम। इस प्रोटोजोआ को कौन कैरी कर रहा है? इसको एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो कैरी करता है। तो यानी कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इस प्लाज्मोडियम का वेक्टर है। जब इसने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटा तब ये प्लाज्मोडियम इस मच्छर के शरीर के अंदर घुस जाता है। जब ये मच्छर के अंदर ये प्लाज्मोडियम आ जाता है और इसने किसी हेल्दी पर्सन को काटा तो ये प्लाज्मोडियम उसके ब्लड में छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके लिवर में इन्फेक्शन हो जाता है, उसके ब्लड में इन्फेक्शन आ जाता है। जब दूसरा मच्छर इस इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है तो उसके ब्लड को जब वो सक करता है तो ये प्लाज्मा
फिर मच्छर की बॉडी में आ जाता है। अब ये जब मच्छर उड़ के किसी दूसरे व्यक्ति को, हेल्दी व्यक्ति को काटेगा तो उसको मलेरिया हो जाएगा। तो इस तरीके से मलेरिया फैलता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ठीक है, सबसे पहले तो मॉस्किटो में इन्फेक्शन आया, फिर उस मॉस्किटो ने एक व्यक्ति को काटा, उसके बाद क्या हुआ कि पैरासाइट उस व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है और धीरे धीरे लिवर में पहुंच जाता है। लिवर में पहुंचने के बाद ये पैरासाइट आपका ब्लड में आ जाता है, ठीक है ना, और उस व्यक्ति को क्या हो जाता है, मलेरिया। अब जब दूसरा मच्छर इसको काटता है तो वो वाला मच्छर भी इन्फेक्टेड हो जाता है, और इस तरीके से जब वो नेक्स्ट हेल्दी पर्सन को काटता है तो उसमें ये जो प्लाज्मोडियम है ये ट्रांसफर कर देता है और उसको भी फिर मलेरिया की बीमारी हो जाती है। क्या तरीका है डिजीजेस को रोकने का? सबसे अच्छा तरीका है वॉश योर हैंड्स, है ना, क्योंकि आप जब खाने के पहले, खाने के बाद, वॉशरूम यूज करने के पहले बाद, आप मतलब ये आपको हाथ धोना चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो जर्म्स आते हैं वो हाथ से आते हैं। या अपने हाथ को वॉश करो या सैनिटाइज करो, है ना। अगर आपको कोल्ड कफ है तो अपने माउथ को कवर करो वाइल स्नीजिंग और कफिंग, ठीक है ना। या जनरली भी अगर आप बाहर हैं तो अपने माउथ को कवर करके रखना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, इससे भी हम बहुत ज्यादा इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इसके अलावा क्या है, अगर आप बीमार हैं तो कोशिश करो कि आप घर में रहें, क्योंकि आप जितना बाहर निकलेंगे उतने लोगों को आप अपनी बीमारी फैलाएंगे। इसलिए स्कूल में भी बोला जाता है कि अगर आपका बच्चा बीमार है तो उसको घर में रखिए जब तक वो ठीक ना हो जाए, ताकि दूसरे बच्चों को इन्फेक्शन ना हो। उसी तरीके से छोटे बच्चे होते हैं उनको समय समय पे वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी होता है। वैक्सीनेशन द्वारा भी हम बच्चों को काफी बीमारियों से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है फूड सेफ्टी का ध्यान रखिए, हेल्दी फूड खरीदिए, फ्रेश फूड खरीदिए, अच्छे से धोइए, अच्छे से पकाइए उसको प्रॉपर तरीके से, और अगर स्टोर करना है तो उसको प्रॉपरली आप क्लीन तरीके से स्टोर करिए। ठीक है, आपके घर में अच्छे से सैनिटाइज करिए चीजों को यूज करने के पहले। आपके फ्लोर में पोछा वगैरह लगाओ, झाड़ू लगाओ, उसका डेटॉल वगैरह का इस्तेमाल करो ताकि कोई भी कीटाणु नहीं रहे घर में, है ना। उसी तरीके से जो आपका घर होता है उसको प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा के आने जाने का अच्छा इंतजाम होना चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेशन जब होता है तो कीटाणु घर में पनप नहीं पाते हैं। अच्छे से धूप आ रही है, अच्छे से हवा आ रही है तो भी वो एटमॉस्फेयर को क्लीन रखते हैं। नेक्स्ट जो तरीका है जिससे बीमारियों से बचा जा सकता है, अपनी पर्सनल आइटम्स शेयर नहीं करनी चाहिए। हमें किसी के टॉवल, किसी के नैपकिन, किसी का हैंकरचीफ, किसी का टूथ ब्रश, है ना, ये चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही तुम्हारा जो है इन्फेक्शन फैलता है। नेक्स्ट तरीका है डिजीज को रोकने का, हमेशा क्लीन वाटर को ड्रिंक करो, पियो, साफ पानी पियो, या तो वो बॉइल्ड वाटर पियो या आरओ का पानी पियो, या साफ पानी पियो जिसमें कीटाणु नहीं है, कोई किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं है, तो इससे भी बीमारी नहीं होती है। अगला तरीका है अपने पके हुए खाने को या अपने खाने को हमेशा ढक के रखो ताकि उसमें मच्छर मक्खी वगैरह ना बैठे, कॉकरोच वगैरह ना घुसे और इन्फेक्शन ना फैलाएं। दूसरा, पेट्स को टच मत करो, अगर स्पेशली अगर वो स्ट्रे डॉग वगैरह है, स्ट्रे पेट्स है जो स्ट्रीट में है, उसको आप नहीं जानते, उसको टच करने से बचो, क्योंकि उनके शरीर में कीटाणु हो सकते हैं जो कि आपकी बॉडी में भी आ सकते हैं। ठीक है ना, तो यही हमने तरीके पढ़े हैं डिजीज को रोकने के। अपने हाथ को धो, वॉश योर हैंड्स, cover your mouth and nose, stay home when sick, get vaccinated, practice food safety, sanitize surfaces, ventilate, avoid sharing personal items, drink clean water, cover your food, avoid touching wild animals and maintain a balanced diet। और सबसे बड़ी बात, बैलेंस डाइट लीजिए ताकि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हो। जब नहीं होगी तो अपने आप से आपका बॉडी जो होगा डिजीज फ्री रहेगा, हेल्दी रहेगा। ठीक है, दूसरा जो तरीका होता है बॉडी को बीमारियों से बचाने का वो होता है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। अब वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन में हम वैक्सीन लगाते हैं, और वैक्सीन क्या होता है? A vaccine is a substance that is injected, sprayed through the nose or taken orally to stimulate the body's immune system to produce antibodies that fight disease। वैक्सीनेशन में हम वैक्सीन देते हैं एक व्यक्ति को, या कि इंजेक्शन के द्वारा, या तो नोज में स्प्रे करके, या मुंह से भी हम जैसे पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, बॉडी में इम्यून सिस्टम जो होता है वो स्टिमुलेट यानी कि एक्टिवेट हो जाता है, और उस वैक्सीन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, ताकि अगर कभी भविष्य में वो कीटाणु बीमारी हमको हो, पहले से उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज हमारे शरीर में प्रेजेंट रहें और हमको वो बीमारी नहीं हो। ठीक है ना, तो वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन वो सब्सटेंस होता है जो कि किसी व्यक्ति को दिया जाता है ताकि उसकी इम्यून सिस्टम, उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो जाए और उस बीमारी से लड़ने के लिए उसकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाए। Vaccines are usually modified strain of disease that is less likely to cause infection।
एक्चुअल में वैक्सीन होता क्या है? क्या होता है, जिस बीमारी की वैक्सीन आप दे रहे होते हैं, उसी बीमारी के वीक जो कीटाणु होते हैं या मॉडिफाइड स्ट्रेन होता है उन कीटाणु का, उसको बॉडी में डाला जाता है। क्योंकि ये जो कीटाणु होते हैं वो वीक होते हैं, तो इनमें खुद में से तो इन्फेक्शन या डिजीज करने की क्षमता इनके पास नहीं होती, क्योंकि ये ऑलरेडी या तो डेड होते हैं या वीक होते हैं, तो ये इन्फेक्शन तो नहीं फैला सकते हैं। लेकिन जब ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो हमारे बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तो इनसे लड़ने के लिए बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो इसको तो नष्ट कर ही देते हैं, साथ में भविष्य में अगर कभी हम कोई हेल्दी कीटाणु इस बीमारी का हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो उससे लड़ने के लिए पहले ही हमारे बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो कि उसको फाइट करके उस इन्फेक्शन को हमारे शरीर में फैलने से रोक देता है, ठीक है ना। अब इम्यूनाइजेशन क्या होता है? वैक्सीन की वजह से जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग इम्यून टू डिजीज व्हिच कैन हैपन थ्रू वैक्सीनेशन और द बॉडीज नेचुरल रिस्पांस टू डिजीज। या तो आपको वो बीमारी आपके जीवन में कभी हो गई है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी आ जाती है। सपोज को कहते हैं ना, जिसको एक बार चिकन पॉक्स हो गया या एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया, फिर जिंदगी में उसे कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक बार जब हो जाता है तो हमारी बॉडी में उसको फाइट करने के लिए बहुत सारे एंटीबॉडीज बन जाते हैं, और वो इतने ज्यादा बन जाते हैं कि भविष्य में फिर वो वाला कीटाणु आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर ही नहीं पाता है। तो ये नेचुरल तरीका है। दूसरा तरीका है, अगर आपने वैक्सीन ली, जैसे हमने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, तो कोरोना की वैक्सीन लगाने से क्या हुआ, हमारी बॉडी कोरोना के प्रति इम्यूनाइज हो गई, मतलब अब कोरोना नहीं होगा, क्योंकि उससे फाइट करने के लिए पहले से हमारे पास फाइटर सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। Immunization includes the process of getting vaccinated, the recovery period and time after when the body is immune to the disease. तो इम्यूनाइजेशन प्रोसेस में पहले बात तो आपको वैक्सीन लगती है, फिर वैक्सीन से रिकवर होने के एक पीरियड होता है, मतलब आपको 1-2 दिन बुखार आता है, फिर आप नॉर्मल हो जाते हो, उसके बाद आपकी बॉडी तैयार हो जाती है उस डिजीज से लड़ने के लिए, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, ये इम्यूनिटी, आपको पता है ना, ये इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी का। ये सब चीजें जो है हमारी बॉडी की जो भी लेबल है, जैसे म्यूकोसा है, थाइमस है, स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स है, स्किन है, बोन मैरो है, टॉन्सिल्स है, एडिनॉइड्स हैं, ये सब के सब जो ऑर्गन्स होते हैं, ये मिलके हमारी बॉडीज को डिजीज फ्री रखने में हेल्प करते हैं। ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को या इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी इज द बॉडीज एबिलिटी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट डिजीजेस कॉजेज ऑर्गेनिज्म और पैथोजेंस बाय रिलीजिंग एंटीबॉडीज। इम्यूनिटीज हमारी बॉडी, इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारी बॉडी की क्षमता जिससे वो डिजीज कॉजिंग जर्म से लड़ाई करती है। वो पैथोजेंस भी हो सकते हैं। किस तरह से लड़ाई करती है? एंटीबॉडीज रिलीज करके। एक्चुअली जो पैथोजेंस होते हैं वो एंटीजन की तरह बिहेव करते हैं। इन एंटीजन से लड़ने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, और इसी को बॉडी को इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि पैथोजन से लड़ने की बॉडी की जो एबिलिटी होती है बाय रिलीजिंग एंटीबॉडीज, उसी को हम इम्यूनिटीज कहते हैं, ताकि हमारी बॉडी में वो डिजीज ना हो सके। इट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म दैट वर्क्स टू आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय पैथोजेंस। ये हमारी बॉडी का इम्यूनिटी, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसके अंतर्गत हमारी बॉडी पहचानती है कि कौन प्रकार का पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आ गया है, और उससे लड़ने का क्या तरीका है, और उससे लड़ के उसको डिस्ट्रॉय करके हमारी बॉडी को बीमार होने से बचाती है ना। अगर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, और हमारी बॉडी को उन कीटाणुओं से बचाता है। इसलिए क्या, क्योंकि हम लोग हर दिन हर पल हजारों कीटाणुओं के संपर्क में आते हैं, लेकिन हर वक्त हम बीमार नहीं पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वर्क करता है, जो कि इन बीमारियों से हमको बचाता है। The immune system also protects the body's own cells, अपने cells को बचा के रखता है। Every day our body comes in contact with several pathogens, but only a few result in disease. हर दिन हम बहुत सारे पैथोजेंस के संपर्क में आते हैं, लेकिन हम कभी कभार ही बीमार पड़ते हैं। मतलब हम कब बीमार पड़ते हैं? जब हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम इन पैथोजेन से लड़ने में सफल नहीं हो पाता है। मतलब ये जो पैथोजन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग साबित हो जाता है बजाय कि हमारे इम्यून सिस्टम से, तब हम बीमार पड़ते हैं। तो फिर हम दवाई खा के फिर अपने आप को ठीक करते हैं। वरना तो क्या होता है, हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वही इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि आधे से ज्यादा बीमारियां तो वैसे ही हमको नहीं लगती हैं। तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कब स्ट्रॉन्ग रहता है? जब आपकी बॉडी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहती है। यानी कि आप अच्छा खाना खाते हो, अच्छा हाइजीन फॉलो करते हो, है ना, तब आपको आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम काफी अच्छा एक्टिव रहता है। The reason is that our body has the ability to release antibodies against these pathogens and protects the body against disease. क्या होता है, डिजीज के जो पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं,
उनसे लड़ने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज रिलीज करती है और वो एंटीबॉडीज इन पैथोजेंस को नष्ट कर देते हैं, यानी कि खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसी डिफेंस मैकेनिज्म को हम इम्यूनिटी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इम्यूनिटी क्या होती है। अलग अलग प्रकार की इम्यूनिटी हमारी बॉडी में पाई जाती है। एक होती है इम्यूनिटी जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट रहती है, जिसको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। इनेट इम्यूनिटी इज द नेचुरल प्रोटेक्शन दैट एन ऑर्गेनिज्म इज बोर्न विद, सच एज स्किन व्हिच प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट जर्म्स एंड अदर पैथोजन। मतलब जो हमारी बॉडी का नेचुरल प्रोटेक्शन है, जैसे हमारी पूरी बॉडी स्किन से कवर रहती है। स्किन से कवर क्यों रहती है हमारी बॉडी? ताकि जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना हो जाए। आपको पता है जो आपकी स्किन होती है वो वाटर रेजिस्टेंट होती है, वो जर्म रेजिस्टेंट होती है, वो किसी भी प्रकार के कीटाणु को आपके बॉडी के अंदर एंटर नहीं करने देती है। तो ये नेचुरल इम्यूनिटी है ना, जिसको इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जो हम पैदा होने के बाद हम अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर कर लेते हैं। जैसे कि कोई बीमारी हमको अगर हो गई, सपोज मीजल्स, एक बार बचपन में मीजल्स हो जाते हैं, तो उस बीमारी के होने के बाद हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। भविष्य में हमें फिर कभी मीजल्स नहीं होते हैं। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका होता है वैक्सीनेशन लगा के। सपोज करो आपको कभी कोरोना नहीं हुआ, लेकिन आपने कोरोना का वैक्सीन लगवा लिया, तो चांसेस है आपको भविष्य में भी कभी कोरोना नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीनेशन। तो इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। मतलब पहले इम्यूनिटी नहीं थी इस चीज की, लेकिन हमने इसको धीरे धीरे अपनी लाइफ टाइम में इसको इस इम्यूनिटी को डेवलप कर लिया अपनी बॉडी के अंदर, एक्वायर कर लिया। ठीक है ना। फिर आपकी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी होती है वो भी एक्टिव और पैसिव होती है। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको दो चीजें याद रखो कि इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। इनेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ प्रेजेंट रहती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम अपनी लाइफ टाइम में बड़े होते होते जो इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं। इसलिए आपने देखा है जो छोटा बच्चा होता है 5 साल तक उसको बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वो हर महीने या हर 2 महीने 6 महीने में बीमार पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे वो 5 साल का हो जाता है और या 5 साल से बड़ा होता है, वो धीरे धीरे कम बीमार पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी तब तक बहुत सारे कीटाणुओं के सामने एक्सपोज हो चुकी होती है और उसके बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियों के लिए इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होती है। जब वो 5 साल का हो जाता है या उससे वो बड़ा होने लगता है, तो उसकी बॉडी काफी स्ट्रांग हो जाती है छोटे मोटे इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, और इसलिए वो फिर हर वक्त बार बार बीमार नहीं पड़ता है, कभी कभार ही बीमार वो पड़ता है। ठीक है। तो इसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे हमने वैक्सीन बताया कि इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए वैक्सीन भी लगती है, और वैक्सीन वो सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए और डिजीज से वो लड़ सके। जो वैक्सीन होती है वो वीक या डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है, और उनका टॉक्सिन को हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं ताकि उसके टॉक्सिन को देखकर क्या हो, हमारी बॉडी अपने फाइटर सेल को डेवलप कर ले। जो वैक्सीन होती है वो एंटीजन से बनती है, और वो एंटीजन जो कि वो उस डिजीज को डिजीज करते हैं, है ना। वैक्सीन इज मेड अप ऑफ द एंटीजन ऑफ द पैथोजन दैट कॉजेज द डिजीज। जो वैक्सीन होती है वो उस पैथोजन के एंटीजन से बनती है जो कि उस बीमारी के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन होता है, उसमें स्मॉल पॉक्स होने जो जो कीटाणु स्मॉल पॉक्स करते हैं उसी के वीक पैथोजेंस को एंटर किया जाता है। जब ये वीक तुम्हारे जो पैथोजेंस है बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो इन एंटीजन से लड़ने के लिए हमारी बॉडी बहुत सारे एंटीबॉडीज क्रिएट करती है और वो शरीर को स्मॉल पॉक्स से बचा देती है। ठीक है। The smallpox vaccine contains the antigens of the pathogen causing smallpox disease. When a person is vaccinated with the smallpox vaccine, the antibody producing cells are stimulated that produce smallpox antibodies. Thus, the body is protected against the disease occurring in the future. इसलिए भविष्य में हमको फिर वो बीमारी नहीं होती है। तो वैक्सीन आप समझ गए ना, वैक्सीन वो सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो जाए और हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही उस बीमारी से लड़ने के लिए ताकत रहे, है ना। जैसे स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन अगर आपको लगेगा तो भविष्य में फिर आपको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, क्योंकि उसके कीटाणु से लड़ने के लिए पहले ही हमारे शरीर के अंदर फाइटर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। वैक्सीनेशन, वैक्सीन लगाने का प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहते हैं। वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग अ वैक्सीन टू अ पर्सन टू प्रोटेक्ट देयर इम्यून सिस्टम फ्रॉम डिजीजेस। वैक्सीन हम पढ़ चुके हैं, डेड और वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं। वैक्सीन या तो आप इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है या ओरली ड्रॉप्स के रूप में पिलाई जाती है, जैसे पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं, या कभी कभी वो बीमारी हमारी बॉडी में हो जाती है, फिर बॉडी में नेचुरल तरीके से उसके लिए एंटीबॉडीज बन जाते हैं, तो भी वो वैक्सीन का काम करते हैं। द बॉडी क्रिएट्स एंटीबॉडीज टू फाइट द माइक्रोब्स, और बॉडी हमारी जो होती है वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडीज क्रिएट करती है इन माइक्रोब्स से लड़ने के लिए।
क्या होता है, हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट होती है, वो बॉडी ना इन माइक्रोब्स को याद रखती है कि कौन से माइक्रोब से कौन सी बीमारी होती है, और उसके लिए कौन सी एंटीबॉडी काम में आएगी, ये हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से पता लगता है। तो इस प्रकार का अगर कोई भी माइक्रोब बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो वो जो एंटीबॉडीज होते हैं वो इन माइक्रोब्स को अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है। अब एक टॉक्सॉइड एक सब्सटेंस होता है जो कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, इसके बारे में मैं बताती हूँ, जो कि एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। टॉक्सॉइड नाम से ही पता चल रहा है कि एक टॉक्सिन है, जहर है, जिसका पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट हैज बीन chemically altered such that it is no longer harmful but is still antigenic and can be used to produce antibodies in the body। टॉक्सॉइड क्या होता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टॉक्सिन, जहर, जिसको केमिकली ऑल्टर्ड कर दिया है, जो अब इन्फेक्शन करने लायक तो नहीं है, लेकिन हाँ इतनी ताकत जरूर है कि उसको देखकर बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देगी। यानी कि उसका वीक वर्जन जो होता है, उसके टॉक्सिन, किसी भी पैथोजन का टॉक्सिन का वीक वर्जन जो होता है उसको टॉक्सॉइड कहते हैं। These toxins are also used as vaccine for diseases like diphtheria and tetanus। मतलब वीक टॉक्सिन, आपने उस पैथोजन का वीक टॉक्सिन जो आपने बॉडी में डाला, उस वीक टॉक्सिन को हम टॉक्सॉइड कहते हैं। ठीक है। इतनी सारी डिजीजेस हैं जिसकी वैक्सीन आज तक बन चुके हैं, जैसे निमोनिया, निमोकोकल, डिप्थेरिया, टेटनस, पर्ट्यूसिस, पोलियोमाइलाइटिस, हीमोफिलस, मीजल्स, मम्स, रुबेला, वार्सेला, रोटावायरस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, मेनिंगोकोकल एंड इन्फ्लुएंजा। इतनी सारी बीमारियों के वैक्सीन बन चुके हैं। अधिकतर 5 साल तक के बच्चों को ये वैक्सीन लगती हैं और वो इतनी सारी बीमारियों से बच जाते हैं। ठीक है। तो ये वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हम देखते हैं डिफरेंस क्या होता है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का के बीच में। ये आ सकता है एग्जाम में। जैसे मैंने बताया, वैक्सीनेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग वीकेंड या डीएक्टिवेटेड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इनटू द बॉडी ऑफ अ पर्सन। जिस प्रोसेस के द्वारा हम किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में वीक या डीएक्टिवेट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को एंटर कराते हैं, उसको वैक्सीन कहते हैं। और उस वैक्सीन को एंटर कराने के बाद जो बॉडी में रेजिस्टेंट डेवलप होता है उस डिजीज के प्रति, उसको हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। The process starts after the person is exposed to the vaccine and the body starts building resistant to that disease। यानी कि वैक्सीन लगने के बाद उसकी बॉडी में वो डिजीज नहीं होगी। इस पावर को, इस प्रोसेस को हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। वैक्सीन ब्लड में लगाई जाती है इंजेक्शन के द्वारा या मुंह से पिलाई जाती है, जबकि इम्यूनाइजेशन को हम किसी प्रकार से दे नहीं सकते। ये इम्यूनाइजेशन तो डेवलप होता है हमारी बॉडी में उस वैक्सीन के बाद, ठीक है ना। वैक्सीनेशन से कंप्लीट गारंटी नहीं होती कि एक बार आपको वैक्सीन लग गया तो ये आपको बीमारी होगी ही नहीं। हाँ, चांसेस है कि नहीं होगी, लेकिन कभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेन आया था तो बीमारी हो भी जाती है, लेकिन काफी हद तक आप बचे रहते हो। लेकिन इम्यूनाइजेशन से आपको कंप्लीट इम्यूनिटी मिल जाती है, मतलब आपको अगर आप इम्यूनाइज हो गए हो तो अब आपको ये बीमारी नहीं होगी। राइट। टोबैको, अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि टोबैको, अल्कोहल, ड्रग करने से आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम होती है। टोबैको, अल्कोहल एंड ड्रग्स आर हार्मफुल टू हेल्थ एंड कैन लीड टू एडिक्शन। आप तंबाकू खा रहे हैं या शराब पी रहे हैं या किसी प्रकार का ड्रग ले रहे हैं तो आपके हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है, होता है, और आपको नशा यानी कि एडिक्शन हो सकता है। ठीक है ना। कुछ इफेक्ट इनके, कुछ क्या असर होते हैं हमारी बॉडी पे, हम देखते हैं। टोबैको में निकोटीन होता है। निकोटीन, जब हम टोबैको यानी कि तंबाकू बहुत ज्यादा खाते हैं तो हमारी बॉडी में निकोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट रेट भी तेज हो जाती है। अगर आप टोबैको को स्मोक कर रहे हैं यानी कि बीड़ी के रूप में या सिगरेट के रूप में आप पी रहे हैं तो आपको लंग कैंसर होने के चांसेस हैं। अगर आप टोबैको को तंबाकू के रूप में खा रहे हैं तो आपको ओरल कैंसर यानी कि मुंह का कैंसर होने के चांसेस हैं। टोबैको से क्या होता है, टोबैको के जो धुआं होता है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो कि हमारी हेल्थ को डैमेज कर देती है। जो सिगरेट पी रहा है या बीड़ी पी रहा है उसकी तो हेल्थ खराब होती है, साथ में जो उसके साथ आसपास लोग रह रहे हैं उनको भी उसके धुएं की वजह से उनके हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। अल्कोहल भी पीना हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि इसका एक नशा हो जाता है, इसकी एक एडिक्शन यानी कि एक लत लग जाती है। एडिक्शन एक क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है, मतलब आपके अंदर एक कंपल्सिव नीड होगी कि यार जब तक आप पी नहीं लोगे शराब आपको चैन नहीं मिलेगा। तो आपको एडिक्शन, जैसे चाय पीने का भी एक नशा होता है। जो लोग चाय पीते हैं उनको, जब तक वो चाय नहीं पीते ना उनके सर में दर्द होता है। चाय से तो फिर भी उतने हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते, लेकिन सपोज कोई शराब पी रहा है, अगर एक बार वो शराब पीने की आदत पड़ जाती है ना, तो अगर वो शराब नहीं पीता है ना तो उसको बड़ी बेचैनी से होती है, बड़ी घबराहट सी होती है, उसका बॉडी, उसका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है।
तो इस लत को, इस नशे को हम एडिक्शन कहते हैं, है ना? और इसकी वजह से बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे जिसका असर आपके हेल्थ पे पड़ता है, आपके रिलेशनशिप में पड़ता है और आपकी लाइफ खराब हो जाती है। ठीक है? ड्रग्स जो होती हैं, ड्रग्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते। स्पेशल लिवर और किडनी में ड्रग का बहुत बुरा असर पड़ता है और लिवर और किडनीज डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा ड्रग्स लेते हैं उनमें गुस्सा, एग्रेसिवनेस बढ़ जाता है, उनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, जरा में खुश, जरा में गुस्सा, जरा में चीखना चिल्लाना शुरू होता है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, यानी कि उनका बॉडी अच्छे से उनके कंट्रोल में नहीं रहती है। ठीक है? अब हम देखने वाले हैं कि मेन टोबैको खाने के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। जैसे कि आपने टोबैको या तो स्मोक किया, मतलब बीड़ी सिगरेट के द्वारा लिया, या आपने गुटखे के रूप में इसको खाया, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या चला गया? निकोटीन। तो निकोटीन है, ये बहुत ही एडिक्टिव है, मतलब ये नशीला पदार्थ है, इसका आपको नशा होता है और इसकी आपको लत लग जाती है, आदत हो जाती है। ठीक है ना? तो कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आपका टोबैको होता है, सिगरेट होता है या गुटखा होता है, और इसमें हार्मफुल केमिकल्स और टॉक्सिन्स होते हैं जो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं रहता है। कौन कौन से हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं? इसमें टार होता है? जैसे कारोच होती है ना, जैसे आप देखते हैं, जिस हिसाब से रोड बनती है वो डामर का हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो कारोच जैसे जैसे आपके किचन में चिमनी होती है ना, जब आप रोज खाना बनाते हो आपकी चिमनी ब्लॉक हो जाती है, आप देखते हो उसमें ग्रीसी ग्रीसी ऑयली डार्क कलर का सब्सटेंस निकलता है। ठीक उसी तरीके से ऐसे ग्रीसी काला सब्सटेंस हमारे फेफड़ों के अंदर भर जाता है, और हमारे फेफड़ों के अंदर जो एल्वेलाई होते हैं ना, वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो गैस एक्सचेंज होता है ना, वो प्रॉपर नहीं हो पाता है और रेस्पिरेटरी इलनेस आती है, और धीरे 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 लंग कैंसर का कारण बन जाता है। तो टोबैको में टार, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड जैसे हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं। जब काफी लंबे समय तक आप इन टोबैको प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हो, तो आपके बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम हो जाते हैं, जैसे लंग कैंसर हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है, मतलब दिल की बीमारी हो सकती है, आपके रेस्पिरेटरी इश्यूज तो हो ही जाते हैं, सांस फूलने लगती है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं आती है। ठीक है? और भी कई सारी सीरियस इलनेस हो सकती हैं। जो स्मोक में जो टार प्रेजेंट रहता है, जो तंबाकू के धुएं में टार प्रेजेंट रहता है, वो आपके लंग्स में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और आपके लंग्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपको लंग का कैंसर हो सकता है। उसी तरीके से टोबैको में जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, उससे आपके ऑर्गन्स का रेड ब्लड सेल्स को कैरी करने की जो क्षमता होती है वो खराब हो जाती है और आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, तो धीरे-धीरे क्या होगा? आपके जो ऑर्गन्स होंगे वो डैमेज होने लगेंगे। ठीक उसी तरीके से जो हाइड्रोजन साइनाइड प्रेजेंट रहता है टोबैको में, उससे भी बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम हो जाते हैं, यानी कि इसकी वजह से आपको ब्रीदिंग इश्यू हो जाएगा, आपकी आंखों में इरिटेशन होगा, सांस लेने में दिक्कत होती है, ये सब। स्मोकिंग ऑफ टोबैको से आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी खराब हो जाती है ना? आपके मुँह से बदबू आती है, आपके दाँत काले हो आते हैं, लिप्स भी काले-काले लगते हैं, पीले-पीले लगते हैं, मुँह से गंदी बदबू आती है, फिंगर्स भी, आपके फिंगर के जो नेल्स होते हैं ना, वो भी काले से हो जाते हैं, ब्राउन से पड़ जाते हैं। तो ये सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं टोबैको के, तो है ना? तो इसलिए तम्बाकू ना खानी चाहिए, ना सिगरेट और बीड़ी पीना चाहिए। जो तम्बाकू खाते हैं, सिगरेट, बीड़ी पीते हैं, उनको तो नुकसान होता ही है, साथ में जो उनके साथ रहते हैं, यानी कि जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है। पैसिव स्मोकर्स कौन होते हैं? जो कि इन स्मोकर्स के आस-पास में रहते हैं और इस धुएँ को इन्हेल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? इनको भी रेस्पिरेटरी डिजीजेज़ हो सकती हैं। तो जो लोग भई आपके यहाँ इसलिए बहुत जगह होटल्स में या पब्लिक प्लेसेस में लिखा रहता है कि नो स्मोकिंग ज़ोन, मतलब यहाँ पे स्मोक करना अलाउ नहीं है, ताकि इसका धुआँ दूसरे व्यक्ति लोग इन्हेल ना करें और उनको प्रॉब्लम ना हो किसी भी प्रकार की। ठीक है? उसी तरीके से जिस तरीके से तम्बाकू को खाने से हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, अल्कोहल के पीने से भी बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, फिजिकली भी, आपकी बॉडी में भी और आपके मेंटल स्टेट में भी। शराब जो होती है, अल्कोहल जो होती है, एक प्रकार का स्लो पॉइज़न होता है, धीमा जहर होता है, जो धीरे-धीरे एक-एक करके आपके बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है। अल्कोहल सेडक्टिव है, एडिक्टिव है, इसका नशा हो जाता है, इसकी लत हो जाती है। इससे आपके बॉडी के सेंसेस फंक्शन करना कम कर देते हैं। अच्छी तरीके से आप चीज़ों को महसूस नहीं कर पाते हो। आपके मसल्स का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। इसलिए आपने देखा जो शराबी होता है वो लड़खड़ा के चलता है, वो सीधे नहीं चल पाता है, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है मस्कुलर। ब्लरी विज़न, उसको धुंधला दिखेगा, उसको जो डिस्टेंस है उसको जज करने में उसको मुश्किल होती है, तो उसके पैर ऊपर-नीचे रखते हैं, जिसकी वजह से वो गिर जाता है ना? बहुत ज़्यादा जो अल्कोहल पीते हैं उनको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उनको हार्ट डिजीज हो जाती है, उनको स्ट्रोक आने का डर रहता है।
ठीक है। इसके साथ साथ उनका लिवर भी अच्छे से फंक्शन नहीं करता है, लिवर भी डैमेज हो सकता है, लिवर साइरोसिस हो सकता है। और लिवर साइरोसिस तो जानलेवा होता है, एक बार लिवर डैमेज हो जाता है तो बहुत मुश्किल से व्यक्ति को बचाया जा सकता है। और लिवर ट्रांसप्लांट ही इसका एकमात्र ऑप्शन होता है, जो कि काफी महंगा होता है, काफी डेंजरस होता है, इसका सक्सेस रेट कम होता है। तो इसलिए अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल से आप अपनी लाइफ स्पैन को कम करते हैं। ठीक है। उसी तरीके से अगर आप किसी भी प्रकार का ड्रग्स ले रहे हैं, है ना, जैसे लोग चरस गांजा वगैरह लेते हैं, तो ये जो जो सब्सटेंस होते हैं, ये भी आपको बहुत सारी बीमारियों की तरफ धकेल देते हैं। ड्रग्स आर द सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस एंड आर कंज्यूम्ड फॉर द प्रिवेंशन और क्योर ऑफ डिजीज। वैसे तो ड्रग्स का मतलब होता है दवाई, दवाई का इस्तेमाल करते हैं हम अपने आप को किसी भी बीमारी से रोकने के लिए या बचाने के लिए। लेकिन कभी कभी इन दवाइयों का इस्तेमाल लोग नॉन मेडिकल पर्पस से भी करते हैं। जब हम इन एप्रोप्रिएट कंजम्पशन या जरूरत से ज्यादा इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो वो ड्रग अब्यूज कहलाता है। ये यानी कि आपको वो बीमारी नहीं तो भी दवाई खाने से, जिसको शराब पीने की आदी है और उसको शराब नहीं मिल रही है तो वो कफ सिरप पीता है, तो कफ सिरप में भी अल्कोहल होता है और उसको वही नशा मिलता है जो कि शराब से मिलता है। तो लोग वैसे हम कफ सिरप पीते हैं तो हम 5 ml या 10 ml लेंगे, लेकिन अगर आपने इसको ऐसा ड्रग की तरह पिए तो आप पूरी बोतल एक बार में पी जाओगे तो वो नुकसान करेगी कि नहीं, है ना। तो उसको ड्रग अब्यूज कर रहे हैं, मतलब वही कफ सिरप जहां आपको कफ को क्योर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जहां पे आप सिर्फ 5 ml या 10 ml लेते हैं, मेडिसिन है, वो ड्रग है। लेकिन जब आपने 5 ml या 10 ml की जगह पूरी की पूरी बोतल पी डाली तो फिर वो ड्रग अब्यूज कहलाएगा, है ना। इससे क्या होगा, आपका फिजिकल जो वो बैलेंस वो जो फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। साइकोलॉजिकली मतलब माइंड से मेंटली भी आप ढंग से सोच नहीं पाओगे, उसका सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो जो लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं उनके नेगेटिव फिजिकल साइकोलॉजिकल और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इससे आपको नशा होता है, हेल्थ खराब हो जाती है, आपका जजमेंट यानी कि सोचने समझने की शक्ति खराब हो जाती है, आपकी पर्सनल और सोशल लाइफ खराब हो जाती है। ड्रग्स में क्या होता है, मॉर्फिन, कोकेन, मैरिजुआना, ओपियम, ये चारों प्रकार के ड्रग्स होते हैं जिसका नशा लोग बात करते हैं, जिसकी लत उनको लग जाती है। ठीक है ना। कोकेन एंड कैफीन एक्ट एज ए स्टिमुलेंट। एक्चुअली जो कोकेन और कैफीन होते हैं वो स्टिमुलेंट की तरह वर्क करते हैं, जो आपको आपकी बॉडी को एक हाई क्रिएट करते हैं, एक्टिवेट उसमें वो कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं, आपको ज्यादा एनर्जेटिक या एक्टिव फील होता है। लेकिन जब आप ये कोकेन या कैफीन जरूरत से ज्यादा मात्रा में लेते हो तो क्या हो जाता है, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है, आपकी भूख मर जाती है, यानी कि लैक ऑफ एपेटाइट हो जाती है, यानी कि भूख ही नहीं लगती है। जरूर से ज्यादा कोकेन आप खाते हो तो आपका मेंटल डिसऑर्डर बिगड़ जाता है और यहाँ तक कि आपकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। ड्रग्स जो लोग ले लेते हैं उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से बिगड़ जाता है, उनको हेलुसिनेशन होता है, नहीं होते हुए भी चीजें दिखती हैं, है ना। उनको एक कंडीशन होती है यहाँ पे उनको चीजें दिखती हैं, व्यक्ति दिखते हैं, आवाजें सुनाई देती है या कोई स्मेल आती है, जबकि ऐसा कुछ चीज होती नहीं है रियल में, लेकिन उनको हेलुसिनेशन होता है, एक आभास होता है कि कोई खड़ा है, कोई कुछ बोल रहा है या किसी प्रकार की दुर्गंध आ रही है। जरूरत से ज्यादा ड्रग्स लेने से आपके जो विजन होती है वो खराब हो जाती है, आपको सुनने में प्रॉब्लम होती है, आपके रेस्पिरेटरी इश्यूज हो जाते हैं, हार्ट इश्यूज हो जाते हैं और धीरे धीरे आपकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए टोबैको, अल्कोहल, ड्रग्स तीनों ही जानलेवा होती हैं, सूनर और लेटर इससे डेथ होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हमको इस तरह प्रकार की चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। वी शुड अवॉइड यूजिंग टोबैको, अल्कोहल या ड्रग्स। पहले लोग बाग इन चीजों का सेवन फन के लिए करते हैं या ये बताने की शो ऑफ करने के लिए, अरे देखो बड़ा कूल लगता है जो लोग टोबैको लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये कूल की निशानी नहीं है, ये फुलिशनेस की निशानी है, जो कि आगे चल के समझ में आता है जब आपका लिवर डैमेज हो जाता है, आपकी किडनी डैमेज हो जाती है, आपके लंग्स डैमेज हो जाते हैं। तो से नो टू टोबैको, अल्कोहल एंड ड्रग्स। ओके, हमको फन के लिए भी नहीं कभी इसको टेस्ट करना चाहिए या वो, इसमें कोई भी कूलनेस नहीं है, इसमें सिर्फ फूलनेस है, राइट। तो इस वीडियो में यहीं तक, यहाँ हमने अच्छी तरीके से डिजीजेस को कवर कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको फर्स्ट एड के बारे में बताऊंगी और अलग अलग केसेस में कौन से फर्स्ट एड दिए जाते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।